हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और ये आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी क्योंकि आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है हमारा। तो एक बार पहले हम जल्दी से ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम पूरे चैप्टर की समरी देख लेंगे। तो आज हमें क्या करना है, तो आज हमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है। वैसे तो अगर हम एनसीईआरटी देखें तो उसमें इतने ज़्यादा हार्मोन्स के बारे में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली नीट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हार्मोन्स से, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए और वैसे भी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहले तो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे हार्मोन्स के नाम, फिर मैंने लिखा है कि ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं और उसके बाद में कि ये कौन से ऑर्गन पे जाके वर्क करेंगे और क्या वर्क करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो देखते हैं। तो जो फर्स्ट हार्मोन आता है अपना, फर्स्ट हार्मोन वो होता है हमारा गैस्ट्रिन। देखो यार, गैस्ट्रिन नाम से ही पता लग रहा है थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड है। स्टमक के ग्लैंड्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तब भी हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला था उन्हें। ठीक है, तो गैस्ट्रिन क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ये स्टमक पे एक्ट करता है। अब देखते हैं इसके बारे में। हमने कहा कि ये तो थोड़ा सा मैंने बता दिया इसी कि क्या होता है, अच्छे से देखते हैं कि क्या बात है इसके बारे में करनी है। तो हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिन एंजाइम जो होता है वो स्टमक से रिलीज़ होता है और स्टमक पे ही वर्क करता है। गैस्ट्रिन एंजाइम स्टमक से ही रिलीज़ होता है और स्टमक पे ही वर्क करता है। और ये क्या काम करता है, हम सबको पता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है और वो जूस प्रोड्यूस करते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जब हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपना गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करते हैं, ये तो हमें पता है। हमने कहा कि अब जो गैस्ट्रिन एंजाइम है, एक एंजाइम है गैस्ट्रिन, वो स्टमक से ही निकल रहा है और स्टमक पे ही वर्क कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करवा रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिन एंजाइम स्टमक से आया, स्टमक पे ही जाएगा और क्या करवा रहा है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करवा रहा है, बस। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड हार्मोन आता है अपना गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है गैस्ट्रिक इनहिबिटर, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका वैसे पूरा नाम जो होता है वो होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आता तो ड्यूडेनम से है, ड्यूडेनम से आएगा लेकिन एक्ट करेगा हमारे स्टमक पे। अब ये क्या काम करता है, अभी हमने देखा कि गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करवा रहा था, लेकिन जो हमारा गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड होता है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस को सप्रेस करता है, यानी कि भाई कहता है कि अब बंद कर दो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना, बहुत जूस आपने रिलीज़ कर दिया, अब बंद कर दो। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के लिए दो एंजाइम आए। पहला एंजाइम आया गैस्ट्रिन, वो कह रहा है कि भाई आप रिलीज़ कर दो, वो स्टमक से आया और स्टमक से ही बोल रहा है कि आप गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ कर दो। फिर आता है हमारा गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, वो ड्यूडेनम से आया और स्टमक पे जाएगा और कहेगा कि इस गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना बंद कर दो। ठीक है, अब थर्ड जो आता है वो होता है हमारा सिक्रीटिन। देखिए, सिक्रीटिन जो हार्मोन होता है वो फर्स्ट हार्मोन था जो डेवलप हुआ था, या कह सकते हैं यार ये पहला ऐसा हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले सिक्रीटिन हार्मोन ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हम लोग कहते हैं कि ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज़ होगा और जो हमारा सिक्रीटिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ हुआ, लेकिन ये एक्ट किस किस चीज़ पे करेगा, ये लीवर पे एक्ट करेगा, ये स्टमक पे भी एक्ट करेगा और पैनक्रियास पे भी। अब क्या काम करता है, देखो यार हमने पढ़ा था जो लीवर होता है वो क्या करता है, देखा यहाँ पे हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वहीं से ये चीज़ें समझ आएंगी, वैसे नहीं आएंगी। तो हमने कहा कि भाई लीवर पे कैसे एक्ट करेगा हमारा सिक्रीटिन। सिक्रीटिन स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, लीवर के पास में गया। अब हमें पता है लीवर जो होता है वो बाइल जूस रिलीज़ करता है और उस बाइल जूस में क्या होता है, हमारे सोडियम टोरोक्लेट वगैरह ये सब होते थे। तो हमने कहा कि ये जो सिक्रीटिन होगा ये क्या कहेगा, ये हमारे लीवर से कहेगा कि आप NaHCO3 को रिलीज़ करना शुरू कर दो। ठीक है,
एक तरह से वो कह रहा है कि बाइल को मतलब रिलीज़ करना स्टार्ट कर दो, सिंपल वे में कहें तो। ठीक है, ये तो बात हो गई लीवर की। अब स्टमक पे कैसे एक्ट करता है, ये स्टमक से बोलता है कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना बंद कर दो। तो अभी तक गैस्ट्रिक जूस को बंद कराने के लिए कौन कौन से एंजाइम आए, वो 2 एंजाइम आए। सबसे पहला आया हमारा गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और दूसरा ये सिक्रीटिन। ठीक है, ये तो बात हो गई लीवर और स्टमक की। अब पैनक्रियास पे कैसे एक्ट करता है भाई, पैनक्रियास भी तो अपना पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं। तो इसने क्या कहा, सिंपल वे में कहे तो सिक्रीटिन ने लीवर और पैनक्रियास से कहा कि अपना अपना जूस बनाना शुरू कर दो या रिलीज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, और स्टमक से कहा कि आप अपना जूस रिलीज़ करना बंद कर दो। अब नेक्स्ट हार्मोन आता है अपना कोलिसिस्टोकाइनिन। इसका वैसे पूरा नाम कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ऐसे होता है, और अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसका होता है नाम CCK-PZ। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज़ होता है, लेकिन ये एक्ट कहाँ पे करता है, ये एक्ट करता है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास पे। यार गॉल ब्लैडर के बारे में हमें पता है कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को स्टोर करके रखता था। तो ये ना गॉल ब्लैडर से कहता है कि आपने जो बाइल जूस को स्टोर करके रखा हुआ है उसको रिलीज़ कर दो आप। और पैनक्रियाटिक जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं उनके पास में जाके कहता है कि जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है उसको रिलीज़ करना चालू कर दो। उसके अंदर यार पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते थे, हमने पढ़ा तो था अभी, न्यूक्लियस एंजाइम, अमाइलेज, स्टेप्सिन, ये सब एंजाइम होते थे। तो सिंपली यार वो कह रहा है कि आप अपना पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा डिओक्राइनिन। ये तो नाम से पता लग रहा है, ड्यूडनम से ही, डिओ से ड्यूडनम समझ सकते हैं। तो ये जो होता है ना डिओक्राइनिन, ये ड्यूडनम से ही रिलीज़ होता है और एक्ट भी ये ड्यूडनम पे ही करता है। ये क्या करता है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे ड्यूडनम होते हैं वहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, ये उन ब्रूनर्स ग्लैंड पे एक्ट करता है और उनको कहता है कि अपनी सिक्रीशन को आप रिलीज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा एंटेरोगैस्ट्रिन। एंटेरोगैस्ट्रिन क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही एक्ट करेगा, लेकिन करता क्या है, ये क्रिप्ट ऑफ लेबरकन पे एक्ट करता है और उनको कहता है कि इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज़ करो। यार आप देख सकते हो सबसे मतलब जूस रिलीज़ करवा रहा है और कुछ नहीं करवा रहा, ये जितने भी एंजाइम्स हैं सब जूसेस रिलीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा एंटेरोगैस्ट्रिन होता है ये क्या करता है कि, अब यार इसे याद कैसे रखें, एंटेरोकाइनेस पढ़ा था हमने एंजाइम, वो किससे रिलेटेड था, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और यहाँ पे भी एंटेरो वर्ड आ रहा है ना, तो एंटेरो वर्ड से हम समझ सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही जाएगा, लेकिन करेगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है कि क्रिप्ट ऑफ लेबरकन प्रेजेंट है, तो ये उन क्रिप्ट ऑफ लेबरकन पे वर्क करता है और उनसे कहता है अपनी सिक्रीशन को रिलीज़ करो, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज़ करो। और इंटेस्टाइनल जूस का नाम क्या होता था, सकस एंटेरिकस। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट विलिकाइनिन। विलिकाइनिन क्या होता है, विलिकाइनिन में विलाई वर्ड हम देख रहे हैं और हमें पता है विलाई क्या होता था, माइक्रो विलाई वगैरह होते थे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते थे। तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, वो जो माइक्रो विलाई होते हैं ना उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे हार्मोन्स। अब एक बारी हम अपने पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि जैसे कि नाम से पता लग, चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने कहा कि भाई डाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले तो हमने कहा कि डाइजेशन क्या होता है। हमने कहा डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हमने कहा कि जो डाइजेशन होता है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसल्स की मूवमेंट होती रहती है, और बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि ये जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कहा भाई डाइजेशन में ना 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे होते हैं हमारे कुछ ग्लैंड्स।
एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? हमने कहा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और एंड होती है हमारे एनस पे। अब देखते हैं भाई एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। हम कहते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे पहले आएगा माउथ, उसके बाद में आएगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आता है अपना रेक्टम, रेक्टम के बाद में एनस। तो ये थे हमारे सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई जो डाइजेशन करवा रही है। अब दूसरी चीज़ होते हैं हमारे कुछ ग्लैंड्स जिनको हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेशन का प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। लीवर हो गया, लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, हमने कहा लीवर हो गया। उसके बाद में आ गया पैनक्रियाज, फिर आ गए हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स और हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये हो गए हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने कहा भाई ये तो ठीक है, डाइजेशन की बात हुई। अब हम कहते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हम अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन करते हैं। कैसे, कौन कौन सी चीज़ों का? हम अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन करवाते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में हमने काफ़ी सारे एंजाइम्स देखे थे। अब ये सब चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं, मैं बस रिवाइज़ करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाइजेशन का प्रोसेस। अब एक बार देखते हैं भाई हमने डाइजेशन की। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि हमें खाने से मिलती है एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी हमारी बॉडी हमें सीधा, जो हमारा खाना है उसके अंदर ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फैट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। और जो हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई खाना खा रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी सीधा सीधा उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल, उन बड़े बड़े पॉलीमर से हमें एनर्जी नहीं देती है। हमारी बॉडी जब एनर्जी को रिलीज़ करवाती है, हमारी बॉडी एक तरह से कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे हम फ्रूट्स का जूस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से उन फ्रूट्स को स्क्वैश करते हैं, उसके बाद में जूस निकलता है। तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी कैसे लेती है, हमारा जो खाना खा रहे हैं उसे एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से एक तरह से सारा का सारा वो जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको निकाल लेती है और फिर वो एनर्जी मिलती है। लेकिन वो ना सीधा सीधा हमें इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल से नहीं मिल सकती है। हमने खाना खाया, उसके अंदर ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, और हमारी बॉडी को छोटे छोटी फॉर्म्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा भाई बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, पहले तो ना हम अपनी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में उन फॉर्म्स को करके दे देते हैं। हमने उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने डाइजेशन बोल दिया। तो हमने डाइजेशन करके अपनी बॉडी को दे दिया, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करने से नहीं मिलेगी एनर्जी, हमें उसके आगे भी चीज़ें करनी होंगी। अब हमें क्या करना है, हमने वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया चीज़ों को, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी, उनमें से मतलब कह सकते हैं उनको ऐसे निचोड़ेगी, ठीक है, स्क्वैश करेगी, ठीक है। अब उसने एब्जॉर्ब किया चीज़ों को, उस प्रोसेस को हमने कह दिया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमने कहा कि भाई ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है, फ्रक्टोज का अलग, अमीनो एसिड का अलग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमने देख लिया। अब चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो गई। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, अब वो जो एनर्जी मिली है उसको भाई यूटिलाइज़ करेगी। तो ऐसे करके हमें एनर्जी मिलती है, और वो जो यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब एनर्जी भी मिल गई, लेकिन अब यार कुछ चीज़ें ना जो हमने कुछ ना हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भी रह जाता है, जिसको हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहते हैं इजेशन, ठीक है। तो इजेशन के बारे में हमने कहा कि भाई इजेशन में ना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा रेक्टम में, मतलब इजेशन में जब रेक्टम होता है, रेक्टम इन्वॉल्व होता है, तो उसमें दो स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है।
फिर इजेशन हो गया। तो ये था पूरा प्रोसेस जिससे हमने खाना खाया, फिर उसके बाद में हमें एनर्जी मिली। और मतलब अभी मैंने ये 1-2 मिनट में समअप कर दिया, और यही पूरा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है यार, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने कुछ अपने डिसऑर्डर्स देखे, जैसे कि जॉन्डिस, वॉमिटिंग वगैरह, और उसके बाद में हमने मैरेस्मस भी देखा, क्वेशिकोर भी देखा, और आज हमने हॉर्मोन्स किए, और भी बहुत सारी चीज़ें की। मैंने जितना हो पाया उतना रिवाइज़ करवाया अभी। और वैसे तो मैंने हर वीडियो में ही जितना पहले वाली चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करवाई हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button and also share the video with your friends. And yes, if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. And please subscribe my YouTube channel. Yes, thank you so much.